चलिए, नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ नया चैप्टर, पहला चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल की शुरुआत करते हैं। ठीक है, ऑब्वियस बात है आप सभी ने पार्टनरशिप ऑलरेडी पढ़ी हुई होगी। आपने पार्टनरशिप कब पढ़ी है? आपने पढ़ी होगी बीएससी के अंदर, कॉमर्स के अंदर, 11वीं क्लास के अंदर, है ना। तो बिल्कुल वैसी ही पार्टनरशिप है, थ्योरी भी कुछ वैसी वैसी पढ़ने को मिलेगी। बट ऑब्वियस बात है क्योंकि अब आप पार्टनरशिप अकाउंट से पढ़ रहे हो तो आपको क्या पढ़ने का मौका मिलेगा पार्टनरशिप में? उसके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ने का मौका मिलेगा, मतलब अकाउंटिंग पढ़ने का मौका मिलेगा। मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए। हाँ जी, तो देखिए हम बात कर रहे थे पार्टनरशिप फंडामेंटल। देखिए दो शब्द यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको, एक शब्द दिख रहा होगा पार्टनरशिप और एक शब्द आपको दिख रहा होगा फंडामेंटल। यानी कि ये दो शब्दों से बना हुआ है ना, दो शब्दों से बना हुआ है। कौन कौन से? पार्टनरशिप प्लस फंडामेंटल। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब गुनगुन पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप का मतलब होता है जो आपने 11 में पढ़ा था, जब दो से ज्यादा बंदे या बंदियां आपस में मिलते हैं और मिलकर किसी बिजनेस को शुरू करते हैं और बिजनेस से जो भी प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि होती है, उस लाभ या हानि को आपस में शेयर कर लेते हैं, बांट लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। सही बात है, बहुत देसी भाषा में हमने, बहुत लेमन लैंग्वेज में हमने बातों को बोला, ये पार्टनरशिप है। हाँ ये ना। फंडामेंटल का मतलब क्या हो जाएगा? बुनियादी बातें। क्या बोला? बुनियादी बातें, मतलब बेसिक बातें। क्लियर ही नहीं है? बुनियादी, बेसिक, आधार, नींव, समझ रहे हो? मतलब जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी भी मकान को बनाना है या किसी भी बिल्डिंग को बनाना है तो पहले नींव डाली जाती है, उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, लेंटर नहीं। लेंटर अलग होता है, मतलब कोने कोने से पिलर्स खड़े होते हैं, पिलर्स काइंड ऑफ। तो ये मान के चलो ये एक चैप्टर के पार्टनरशिप पिलर्स, ऐसा मान के चलो। मतलब ये पार्टनरशिप की वो सारी बातें हैं जो आने वाले चैप्टर से कनेक्टेड होंगी। मतलब आपको इस चैप्टर की नॉलेज होना क्यों जरूरी है? क्योंकि आने वाले चैप्टर इसी के बेस पर चलेंगे। समझ गए? आई बात समझ नहीं आई? इसलिए मतलब पार्टनरशिप की जितनी बेसिक बातें हैं, जितनी भी बेसिक अकाउंटिंग है, वो सब इस चैप्टर के अंदर कवर अप होंगी। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो देखिए हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल में। क्लियर ही नहीं है तो इससे कनेक्टेड जो भी छोटी मोटी बातें होंगी वो मैं अगल बगल लिखता रहूंगा और मैं ये भी मार्क कर दूंगा कि आपको अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर के अंदर क्या बनाना है। हालांकि आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में ये मिलने वाले हैं, ठीक है, आपको मिलेंगे प्रिंटेड फॉर्म में। ठीक है लाला जी? ठीक है, अब इधर देखो, देखो थोड़ी सी कहानी बता दूं जो तुम्हें कोई नहीं बताने वाला, और हो सकता है कि तुम्हें सीयूटी के अंदर ये सवाल पूछ लिया जाए। क्या? कि भैया पार्टनरशिप क्या है? तो देखो ये ध्यान रखना, पार्टनरशिप की जो शुरुआत थी वो, इसके लिए कानून बना हुआ है, उस कानून का नाम है इंडियन, पढ़ा भी होगा आपने, हाँ बहुत बढ़िया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा हुआ है सब बच्चों ने। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा? 1932। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है ना, 1932। क्लियर ही नहीं है? इंडियन पार्टनरशिप 1932, ये क्या बना हुआ है? पार्टनरशिप का कानून बना हुआ है। मेरी बात क्लियर हो गई? ये कानून इंडिया में कब आया था गुनगुन? 1 अक्टूबर 1932 को आया था। 1 अक्टूबर 1932 इंडिया में कानून लागू कर दिया गया था। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? लेकिन मैं आपको बता के चलूं, पार्टनरशिप जो है ना, पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बोलो क्या है? पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट है, इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। बात क्लियर हो गई? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन व्हाट? बिटवीन 2 और मोर पर्सन। सही बात है नहीं है? दो बंदे आपस में, है ना, पार्टनरशिप। तो पता क्या है, पता है 60 थी तो पार्टनरशिप जो था पहले, क्योंकि किस कानून के अंदर कवर था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जब पता तुम सीए बनने की कोशिश करोगे तब हो सकती है तुम्हें पढ़ाया जाएगा, सब ये दोनों कानून पढ़ाए जाते हैं। 1872, बात क्या हो गई? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कहने का मतलब मेरा ये है, देखो पार्टनरशिप का मतलब क्या है? जब दो या दो से ज्यादा बंदे आपस में मिलते हैं और मिलकर किसी धंधे को शुरू करते हैं। अब समझो दो बंदे आपस में क्यों मिल रहे हैं, पहले इसको हम लॉजिकल समझते हैं। देखो ऑब्वियस बात है, आप सभी ने ना पढ़ा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप, पढ़ा है सबने। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में दीदी मंशा ना, मंशा सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता? कि एक दुकान, एक मालिक, उसी का लाभ उसी की हानि। सही बात ही नहीं है? ये मेरी दुकान है, मैं इसका मालिक हूँ, जो ये कमा रहा है वही मैं कमा रहा हूँ, जो ये दुकान अगर लॉस होता है वो मेरा ही है ना, मुझे किसी के साथ बांटना नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप का मेन पॉइंट क्या था? सपोज मान के चलो कि किसी बिजनेस को शुरू करने में 10 लाख रुपए लगने वाले हैं। कितने रुपए लगने वाले हैं? 10 लाख। एक तरीका तो ये है
कि मैं अपनी जेब से 10 लाख रुपए लगाऊं और धंधे को चालू करूं, जिसे हम बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। सही बात है, ये नहीं है। लेकिन एक तरीका ये है, यार 10 लाख रुपए मैं अकेला लगाऊं, मजे की बात नहीं है। एक काम करता हूँ, कोई पार्टनर ढूंढ लेता हूँ। दो बातें हैं, या तो मेरे पास 10 लाख रुपए हैं बट मैं अपनी जेब से 10 लाख रुपए लगाना नहीं चाहता, ये मेरे पे है ही 5 लाख रुपए, लेकिन इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी है, 10 लाख की रिक्वायरमेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? ठीक है, तो मैंने बोला राघव क्या मेरा पार्टनर बनेगा? यार बड़ा अच्छा धंधा है, दोनों भाई मिलकर चलाएंगे और आपस में प्रॉफिट लॉस को कमाएंगे, मतलब प्रॉफिट कमाएंगे, लॉस की तो कोई सोचता ही नहीं है। सही बात है, नहीं है? राघव ने बोला बिल्कुल बढ़िया, चलते चलो शुरू करते हैं। तो राघव और मैंने, राघव ने कितने लगाए 5 लाख और मैंने भी कितने लगाए 5 लाख, और दोनों ने मिलकर धंधे को चालू करा। अब धंधे के कितने मालिक हो गए? 2 मालिक हो गए। यही पार्टनरशिप है। मतलब उस पार्टनरशिप के अंदर एक मालिक नहीं होता, एक से ज्यादा, मतलब कम से कम कितने, कम से कम 2 मालिक तो होते ही हैं। इसलिए आपने पढ़ा भी होगा कि मिनिमम पार्टनर्स कितने होते हैं, 2 होते ही होते हैं, या उससे ज्यादा देखने को मिलेंगे। हाँ या ना? अब इसमें फायदा क्या हुआ ये समझो। इसमें यह हुआ कि प्रॉफिट होगा तो भी बटेगा, लॉस होगा तो भी बटेगा। इसमें मेरा रिस्क कम हो गया, नहीं हो गया? पहले अगर मैं अकेला धंधा लगाता 10 लाख रुपए का, तो सारा रिस्क क्या था, मेरा था। अब मैंने रिस्क भी बांट लिया, वो बात अलग है। प्रॉफिट को भी और लॉस को भी बांटूंगा, वो बात अलग है, लेकिन रिस्क भी तो बटा। बोलो हाँ ये ना? जहां मान के चलो मेरी जेब में 10 लाख रुपए थे, बट मैंने लगाए कितने, खाली 5, तो 5 तो बचे हुए हैं ना, रिस्क बच गया मेरा। मेरा 5 लाख, अगर बिजनेस डूबा तो मेरे कितने डूबेंगे, 5 तो बचे रहेंगे ना। ये पार्टनरशिप था। पहले लोगों का बिलीफ सिस्टम पार्टनरशिप पे नहीं होता था, लोग करते भी नहीं थे, आपको बता के चलूँ, ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे इंडिया की मार्केट थोड़ी चेंज हुई और इंडियन मार्केट में पार्टनरशिप का दायरा बढ़ने लगा धीरे धीरे। हाँ ना? तो ऑब्वियस बात है, जब हमारी इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि इंडिया में पार्टनरशिप के बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, तब हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक सेपरेट कानून बनाया जिसे बोलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हाँ ना? नहीं तो उससे पहले पार्टनरशिप कहाँ कवर होती थी, इसके इतने, ये बहुत बड़ा कानून है, इतने बड़े कानून में छोटा था पार्ट था क्या, पार्टनरशिप। बाद में यहां से निकालकर एक अलग कानून बना दिया गया। आया समझ में? नहीं आया? क्लियर है, नहीं है? हाँ ये ना? क्लियर है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में था पहले, बाद में हो गया। अब मैंने क्या बोला, पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड राघव। आया समझ में? नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? बढ़िया, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। तो देखो मैंने यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, कोई नई बात मैंने यहाँ पर बोली नहीं है। ठीक है, ये बात आप लिख लेना। ठीक है, 1 अक्टूबर 1932 को, ये पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर था, फिर 1 अक्टूबर को नया कानून बना दिया गया, मैंने लिखा हुआ है। अब आ जाओ यहाँ पर जो कि मेन पॉइंट है। देखो ये तुम्हें अपने नोट्स में लिखनी है, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है पॉइंट, याद रखिए यहाँ तक। ठीक है, बहुत मेन पॉइंट है ये। क्या लिखा है, डेफिनेशन है। क्या लिखा है, डेफिनेशन। अब इसमें एक एमसीक्यू क्वेश्चन छिपा हुआ है, ये डेफिनेशन कहाँ लिखी गई है, ये डेफिनेशन कहाँ लिखी गई है? तो क्या बोलोगे, बोलो सेक्शन 4 पैरा 1, कौन सा कानून, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। समझ में आ गया? ठीक है, अभी समझो, जैसे एग्जांपल समझो, दी देना जरा ये पॉइंट, ये बुक देखो। जैसे ऐसा मानो, ठीक है, ये देखो, जैसे ऐसा समझो कि यहाँ पे ना राइट्स ऑफ अ पार्टनर लिखा हुआ है। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 के अंदर। सही बात है, नहीं है? और पॉइंट नंबर 6 में पहला पॉइंट किसका है, पॉइंट नंबर 6 का जो सब पॉइंट है वो क्या है, राइट्स ऑफ अ पार्टनर है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो ऐसे ही मान लो, इट्स लाइक अ सेक्शन है ना, और उस सेक्शन का पॉइंट नंबर 10। आगे समझ में नहीं आ गया? ठीक है, आया समझ में नहीं आया? तो पता क्या, सेक्शन 4 जो है, ये मान के चलो एक पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4। पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि किसमें, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 नहीं बोलते, मुझसे क्या बोलते हैं, सेक्शन बोलते हैं। समझ गए? कानून को सेक्शन में बोला जाता है, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लोज, इसमें बांटा जाता है। ये वर्ड होते हैं कानून के पढ़ने के। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के पॉइंट नंबर 4 या सेक्शन 4 के जो पहला पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ, उसमें डेफिनेशन लिखी हुई है। समझ गए? जो तुम डेफिनेशन तुमने पढ़ी है कहाँ, 11th क्लास के अंदर, ये सेम डेफिनेशन तुमने पढ़ी है। बट ये याद रखना, तुमने पढ़ी, ये डेफिनेशन उठाई कहाँ से थी, समझ गए? ये उठाई यहाँ से है, कहाँ से, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से। क्या लिखे डेफिनेशन, आ जाओ पढ़ो। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप between person who have agreed to sharing profit of a business carried on by all or
एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बोलो हाँ या ना। एक बार दोबारा पढ़े, बोलो। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन who have agreed to share profit of a business carried on by all or any one of them acting for all। क्लियर है? देखो, तो पार्टनरशिप क्या है? इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन। देखो, अब इसके अंदर मैं यहां से डेफिनेशन को पढ़ता रहूंगा और पार्टनरशिप के फीचर्स को अलग करता रहूंगा, जिसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन निकलेंगे तुम्हारे लिए। आया समझ में? नहीं आया? चले बेटा आगे। बहुत बढ़िया। चलो, तो क्या लिखा हुआ है? पार्टनरशिप इज अ, यहां पे मैं लिख देता हूं फीचर्स। डन? ठीक है गुनगुन? चलो, पार्टनरशिप फीचर्स। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन। तो पहला फीचर पता है राघव भैया क्या आता है? पार्टनरशिप एक एओपी है। क्या है बेटा? एक एओपी। एओपी का मतलब होता है एसोसिएशन। बोलो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब लोगों का समूह, ग्रुप। समझ गए? इसलिए नहीं है, मतलब पार्टनरशिप में ग्रुप होता है, मतलब एक तरीके से एक मालिक नहीं होता, ग्रुप मालिक होता है। और मैंने बताया ना, ग्रुप बनाने के लिए कितने बंदे चाहिए? 2। तो देखो ये याद कर लो। अब ये याद कर लो कि मिनिमम कितने बंदे चाहिए? 2। और मैक्सिमम याद कर लो, मैक्सिमम कितने चाहिए? 50। बहुत बढ़िया। पता है 50 भी है मनीषा दीदी, और नहीं उसे छोड़ो, वो तो बताऊंगा। और 100 भी है। वो बात की बात वो बताऊंगा। एलएलबी की बात करें ना, वो अलग चीज है, वहां तो अनलिमिटेड होती है। ठीक है ना? अभी हम यहाँ की बात नहीं कर रहे। ठीक है ना? बोले तो मैक्सिमम कितने? 50। सही पढ़ा है, गलत नहीं पढ़ा हुआ तुमने। और 100 भी होते हैं। देखो, ये जो 50 की लिमिट है, जैसे तुमने मुझे जवाब दिया तुरंत, क्योंकि मैंने स्पेसिफाइड नहीं करा था कुछ, तुमने मुझे कितना बोला? 50। तो ये तुम्हें एग्जाम में बोलना है 50। समझ गए? लेकिन ये 50 कौन कहता है? सीजी कहता है। कौन कहता है? सीजी। सीजी का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन कहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना? किसकी? मोदी जी कहते हैं। आया समझ में? नहीं आया? हाँ है ना? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं कि एक पार्टनरशिप के अंदर 50 से ज्यादा मेंबर के 50 से ज्यादा मालिक नहीं हो सकते। मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। लेकिन एक लिमिट 100 की भी है। ये कौन कहता है लिमिट? इंडियन कंपनीज एक्ट। समझ गए? 2013 ये कहता है। क्लियर ही नहीं है? इस कानून के अंदर, इस कानून में लिखा हुआ है, इस कानून में लिखा हुआ है कि मोर देन पार्टनरशिप ऑफ मोर देन 100%, 100%, ठीक है ना, इस इलीगल फॉर्म। क्या लिखा हुआ है? ये इलीगल। इस कानून में बोला हुआ है कि 100 से ज्यादा लोगों की पार्टनरशिप एक इलीगल बिजनेस है। मतलब 100 से ज्यादा इलीगल है ना, क्योंकि 100 तक ठीक है। तो मैक्सिमम लिमिट कितनी हो गई? 100। ये कौन कहता है? लेकिन तुम 100 वाला आंसर कब दोगे राघव? जब क्वेश्चन बोलेगा कि इंडियन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बताओ। समझ गए? क्वेश्चन तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, तो तुम्हें क्या चीखना है? 50 ही चीखना है, 50 ही बोलना है तुम्हें। समझ गए? लेकिन 100 तब बोलना जब कोई पूछेगा। हाँ है ना? 100 की भी लिमिट है। ठीक है? और नॉर्मल हम 50 की लिमिट लेके आगे चलते हैं। तो क्या समझे हम? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, मतलब है ना, हु हैव एग्रीड। यहाँ पे शब्द आगे कौन सा बेटा? एग्रीड। बहुत बढ़िया। ठीक है? एक शब्द आगे एग्रीड। दीदी एग्रीड, हाँ भैया शिवम भैया, एग्रीड का मतलब है एग्रीमेंट। का मतलब है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। इसका मतलब क्या है? सहमति। क्या मतलब है? सहमति। आए ना? अब मुझे बताओ सहमति इसका मतलब क्या है, मुझे बताइए। जैसे एग्जाम्पल की बात करके चलते हैं, मैं बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दूंगा इसमें मैं तुम्हें। सपोज मान के चलिए कि मैंने बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरा एक प्लान है। मैंने राघव को बोला कि राघव चल दोनों भाई मिलके बिजनेस करते हैं। आए ना? राघव एग्री या डिसएग्री कुछ भी कर सकता है ना। ये मैं जबरदस्ती करूँ? सुन, मैं इसको मतलब कनपट्टी पे गोली रख दूँ, तुझे मेरा पार्टनर बनना है, बनना है तो बनना है, जिंदा रहना है तो, ऐसा नहीं होता। समझ गए ना? ऑब्वियस बात है, अगर राघव मेरे साथ एग्री कर रहा होगा, सहमति होगी कि हाँ मैं विवेक भैया के साथ बिजनेस करूंगा, तो एग्रीमेंट है, अदरवाइज नहीं है। सही बात है, ये नहीं है।
तुम्हारे मम्मी पापा की शादी जबरदस्ती तो नहीं ना? हाँ है ना? कोई मम्मी रो रो के तो नहीं बताती इस आदमी से जबरदस्ती बांध दिया तेरे नाना नानी ने, ऐसा तो नहीं बोला कभी भी? देखो हंस रहे हैं। सहमति है ना? है ना? एग्री करते हैं ना तुम्हारे, है ना? हो सकता है तुम्हारे पिताजी कहते देखो ऐसा क्या है एग्रीमेंट, अब तो अब तो हो गया। दो चूजे भी घूम रहे हैं। बात क्लियर हो गई, है ना? सहमति हर जगह होती है, मतलब एक तरीके से कुबूल है कुबूल है कुबूल है, हाँ ये ना? अब एग्रीमेंट कितने तरीके की होती है ये समझ, देखो मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारी किताबों में नहीं है जो मैं बताऊंगा, ठीक है? लेकिन सुन लो, और ये बताते ना, ये मैं पहले लेक्चर में बताता हूँ, इसके बाद मैं ये बोलता नहीं हूँ, फिर मैं वही बताता हूँ जो किताब में लिखा हुआ है, क्योंकि बताने में समय लगता है, और जब स्टार्टिंग में पढ़ाऊंगा तो पूरा समय देता हूँ मैं पढ़ाते वक्त, समझ गए? फॉर्मेलिटी वाला नहीं पढ़ाना मेरे को तुम्हें, ठीक है? अब इधर देखो दीदी, एग्रीमेंट दो तरीके के होते हैं। एक होता है राघव भैया एक्सप्रेस एग्रीमेंट, जोर से बोलो कौन सा एग्रीमेंट? एक्सप्रेस एग्रीमेंट। और एक होता है राघव भैया इम्प्लाइड एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट? इम्प्लाइड एग्रीमेंट। एक होता है एक्सप्रेस एग्रीमेंट और एक होता है इम्प्लाइड एग्रीमेंट। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब देखो एक्सप्रेस एग्रीमेंट ये तुम्हारे टीचर भी पढ़ाएंगे, किताबों में भी लिखा हुआ है। एक्सप्रेस अपनी भावनाएं बता दो, खोल कर बता दो, बताओ। अब जैसे अगर मान के चलो मुझे मंशा से कुछ बात कहनी है ना? मुझे मंशा की कोई बात बुरी लग गई थी, कहीं इसने मेरी बेइज्जती कर दी थी, अब मुझे मन की भड़ास निकालनी है, तो मैं कैसे भड़ास निकाल सकता हूँ बताओ? चिल्ला कर, चिल्ला की, बोल कर नहीं बोल सकती? चिल्ला कर चीखना जरूरी है? ये बोलते सर बोल कर बता सकते हो। और एक्सप्रेस कैसे करूंगा? चाटे मार के हाथा पे करनी जरूरी है? मैंने बोला मुझे अपनी बातें बतानी है, मन की बातें बतानी है, तो खुला बोल, एक तो बोल कर भाई बोल कर, और दूसरा तरीका क्या है? एक और तरीका नहीं, वो भी तो बोल ही रहा है ना, लिख कर। हाँ व्हाट्सएप का यूज कर लो ना, सही बात ही नहीं है? ये स्नैपचैट पे चले जाओ, इंस्टाग्राम पे डाल दो, सही बात ही नहीं है? तो यानी कि हम अपनी बातें जो है सामने वाले बंदे से दो तरीके से रख सकते हैं, या तो कैसे रखेंगे? लिख कर या बोल कर, सही बात ही नहीं है? अपनी भावनाएं प्रकट करने का कोई तीसरा वेरिएंट है तो मुझे बता दो, जहाँ पे या तो मतलब हर वेरिएंट में तो बोलना यूज हो रहा होगा या लिखना यूज हो रहा होगा, इसके अलावा कोई तीसरा है क्या? नहीं है, सही बात ही नहीं है? ये तो हाथ काम करेंगे ऐसे नहीं, ऐसे, सही बात ही नहीं है? ऐसे, ठीक है? ये भी जुबान काम करेगी हमारी, सही बात है ना दीदी? ठीक है, तो यही यहाँ पर भी आता है। एक इसे हम बोलते हैं टेक्निकली ओरल एग्रीमेंट, और इसे बोलते हैं रिटर्न एग्रीमेंट। आया समझ में नहीं आया? बोलो हाँ है ना? एक होता है ओरल एग्रीमेंट और एक होता है रिटर्न एग्रीमेंट। चलो मैं तुम्हें इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। जब हमने ना, ये जिस कोचिंग में तुम पढ़ते हो उस कोचिंग का नाम है एविस माई स्टडी। पहले खाली एविस माई स्टडी था, है ना? बाद में एविस माई स्टडी प्राइवेट लिमिटेड बन गया। बात क्लियर हो गई नहीं? मतलब हमने इसे इनकॉर्पोरेट करा लिया, कंपनी बना लिया। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो जब हम स्टार्टिंग में हमने शुरू करा था 2010 के अराउंड, 9 में हमारी प्लानिंग शुरू हो चुकी थी और 10 में हमने बैचेस बनाने शुरू कर दिए थे। 9 में हमने नॉर्मल करा था। तो उस टाइम पे बस हम क्या थे, कोई पैसा वैसा तो जेब में फिर भी नहीं था हमारे, बस ये था कि हाँ चलो बच्चे पढ़ाएंगे, पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है? तो हमने क्या करा, कुल मिलाकर मैंने और अभिषेक ने सोचा विचार करा, तू मैथ पढ़ा ले, मैं अकाउंट पढ़ा लूंगा और काम करना शुरू करते हैं। समझ गए? क्या हम पहले दिन ही बैठेंगे वकील के सामने, हाँ जी हमारा एग्रीमेंट कर दो, है ना? एग्रीमेंट में कुछ नहीं था ऐसा। तो हम जो भी बातें कर रहे थे, जैसे सपोज मान के चलो एक ऑनगोइंग बिजनेस के अंदर काम होता है, हम जो भी काम कर रहे थे, जो भी बातें कर रहे थे कि हाँ भाई इस बिजनेस को ऐसे करेंगे, मतलब ये हमारी फीस स्ट्रक्चर होगी, बच्चे को ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे, ये हम फैसिलिटी देंगे, जब बात कर रहे थे ये, जैसे अभी आपको कॉन्सेप्ट रजिस्टर दिया ना, ये कॉन्सेप्ट हम ही लेकर आए थे गाजियाबाद में, जो रजिस्टर देने वाली प्रथा थी। अब तो बहुत लोग दे देते हैं, लेकिन हम लेकर आए थे, ठीक है? और दूसरा ये पेरेंट्स से कैसे बात करेंगे, ये सारी बातें थी। ये क्या था, एक नियम थे हमारे बिजनेस के, लेकिन वो नियम से बोले जा रहे थे, लिखे नहीं जा रहे थे। तो वो कौन सा एग्रीमेंट हो गया? ओरल एग्रीमेंट है, मुंह जुबानी वाला एग्रीमेंट है। आया समझ में नहीं आया? बोलो हाँ या ना? लेकिन उन्हीं बातों को अगर हम दोनों भैया लिख ले, एक पेपर पे लिख ले, और लिखकर दोनों भैया क्या कर दे, सिग्नेचर कर दे, थप्पा लगा के स्टैंप लगा के सिग्नेचर कर देंगे, तो वो कौन सा एग्रीमेंट बन जाएगा मंशा दीदी? रिटर्न एग्रीमेंट बन जाएगा। कौन सा एग्रीमेंट बनेगा? रिटर्न एग्रीमेंट बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं है? ठीक है ना? क्लियर मेरी बात? ठीक है, तो बेटा याद रखना, रिटर्न एग्रीमेंट को टेक्निकली हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। बहुत बढ़िया, पार्टनरशिप
डीड कहते हैं। आया समझ में नहीं आया? क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं, है ना। अब देखो ऑब्वियस बात है, कई बार टीचर पूछेंगे भी तुमसे, हो सकता है तुमसे तुम्हारे वाइवा के अंदर पूछ ले कि बताओ बेटा ओरल एग्रीमेंट रिटन एग्रीमेंट में बेटर कौन सा है। पहले तो सवाल यही है, तो आप बोलेंगे कौन सा बेटर कौन सा है? रिटन एग्रीमेंट है। कई बार टीचर तुमसे बोल देगा कि देखो बेटा ओरल एग्रीमेंट में रिटन एग्रीमेंट में बेटर तो रिटन एग्रीमेंट है। क्यों? क्यों बताओ? रिटन एग्रीमेंट क्यों बेटर है? अब क्यों? अब तुम्हें ये नहीं बताना कि बेटर है, टीचर खुद कह रहा है बेटर है, क्यों है वो तुम्हें बताना। सबूत होता है, एविडेंस होता है। मतलब अब एक बहुत अच्छा सा आंसर देते हो सर। देखिए, टू पार्टनर्स, टू डिफरेंट माइंड मतलब डिस्प्यूट रेस कर सकता है ना। देखो लड़ाई कैसे होती है, दो बंदों में लड़ाइयाँ कैसे होती हैं। अब मान लो कि मतलब मैं भी गुनगुन को सुना रहा हूँ, गुनगुन मुझे सुना रही है, कोई ना कोई तो मुद्दा होगा। और वो मुद्दा क्या होगा? किसी ऐसा मुद्दा जिसपे तेरे विचार अलग हैं और मेरे विचार तेरे से अगेंस्ट है और या मेरे से तेरे अगेंस्ट, मतलब दोनों के विचार अलग अलग है। ये विचारों की लड़ाई है। जब हमारे आपस में मत नहीं मिलते, सोच नहीं मिलती, तो क्या पैदा होती है? लड़ाई। तो अपने घर में देखने को मिलती भी होगी, है ना। मम्मी पापा के बीच में होता कुछ नहीं है, हो सकता है पापा बेचारे फ्रस्ट्रेट होकर बोल रहे हो, सुनती ना मेरी, 25 साल हो गए झेलते हुए, है ना। ऐसा होता होगा, ठीक है ना। समझ नहीं रही, बोले जा रहा हूँ। तो ये क्या है? विचारों की लड़ाई है बिटवीन मम्मी एंड पापा। कि पापा चाहते हैं कि मम्मी ऐसे समझे, कि मम्मी चाहते हैं कि पापा ऐसे समझे, लेकिन समटाइम ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो बस उस दिन खाना नहीं बनता घर में बाहर से आता है, स्पेशली पिज्जा या मैगी बन गए, तुम सो जाते होंगे। समझ गए? ये जोक्स का पार्ट है बेटा, सीरियसली मत लेना मेरी बातों को। कभी घर जाके बोल दो कि हमारा मास्टर पता नहीं क्या बता रहा, ठीक है ठीक है। ये क्या है? ये यही एग्रीमेंट है। लेकिन ऑब्वियस बात है, मम्मी और पापा के बीच में कोई ऐसी सहमति तो नहीं होती ना, ठीक है ना, कि भाई ऐसे ये मतलब एग्रीमेंट ऐसा नहीं होता ना। इन बातों के ऊपर एग्रीमेंट कई बार होते हैं ना, कुछ मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों के ऊपर कहीं कहीं ऐसा लिखा जाता है क्या कि मतलब कोई ऐसा पर्चा शादी के टाइम पे बनाया जाता है क्या कि देखो जी ऐसा है, तुम अर्धांगिनी हो, तुम्हें ही झुक के चलना है, तुम्हें ही अपनी पत्नी धर्म का पालन करना है और तुम ही सुनोगी और तुम ही या कहीं लिखा होता है क्या? नहीं होता ऐसा ना, लड़के को कहा जाता। लेकिन पॉइंट क्या है, बिजनेस में ऐसा किया जा सकता है। समझ गए? ये लड़ाइयों कुल मिला के आप ऐसा कह सकते हो कि मैम सर देखिए, दो पार्टनर आपस में मिलते हैं और फ्यूचर अनसर्टेन है, आपस में इनकी लड़ाइयाँ हो सकती है। समझ गए? और इन लड़ाइयों को, इन डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए हम एक एग्रीमेंट कर सकते हैं विच इज कॉल्ड रिटर्न एग्रीमेंट। रिटर्न एग्रीमेंट काफी हद तक हेल्प करता है डिस्प्यूट को खत्म करवाने में, जबकि ओरल एग्रीमेंट क्या, सिर्फ मुंह जुबानी। हाँ या ना? इसलिए ही नहीं है। सपोज मान के चलो कि मैंने तुम्हें कोई वादा किया था और तुम मुझसे अगली क्लास में आके बोलो सर आपने बोला था कि आप पार्टी दोगे सैटरडे के दिन, है ना, आप पार्टी दोगे। मैं बोला, मैंने कब बोला? झूठ बोल रहे हो सर, देख लो, पूछ लो गुनगुन से, पूछ लो मनीषा से, आपने बोला था। मैंने कहा ये तो तेरे दोस्त है, झूठ बोल रहे हैं, मैंने नहीं बोला था कहीं पर भी, है ना। क्या बात, पकड़ लिया। लेकिन मान लो फिर भी है तो मुंह जुबानी ना, तो मुंह जुबानी से इंसान पलट सकता है। इसलिए ओरल एग्रीमेंट बेटर नहीं है। एक इनिशियल स्टेज में ठीक है, जब नया नया धंधा चालू करें, मेरी जेब भी खाली, अभिषेक की भी जेब भी खाली, तब वो ठीक है। लेकिन जब बिजनेस ग्रो करता है तो रिटर्न एग्रीमेंट होना जरूरी है। आया समझ में? कोई दिक्कत इस बात में? चलिए लाला जी आगे। अब इम्प्लाइड एग्रीमेंट की बात करते हैं। इम्प्लाइड एग्रीमेंट क्या होता है? देखो इम्प्लाइड एग्रीमेंट तुम्हें कोई नहीं बताएगा। इम्प्लाइड एग्रीमेंट का मतलब है, ये मान के चलो कि ऐसा मानो कि ना हमने कुछ कहा ना उसने कुछ कहा, फ्री में हमारी बातें हो गई। समझ गए? क्लियर ही नहीं है? मतलब बिना कुछ कहे सुने बोले एग्रीमेंट हो जाता है। अब कहोगे वाह ऐसा भी कुछ होता है? होता है, होता है, होता है, बिल्कुल होता है। मैं जब 11वीं क्लास, मैं 12th क्लास में था, मेरी गर्लफ्रेंड 11वीं क्लास में थी, ठीक है ना। मैं पता है एग्जाम में ऐसे बैठा रहता था कोने वाली सीट में, और वो ऐसे बगल वाली सीट में थी, और मैं ऐसे एग्जाम दे रहा होता था, और मुझको थोड़ा सोचने की आदत थी, मैं ऐसे सोचता रहता था, ऐसे ऐसे करके सोचता रहता था उसको लगता था मेरे को घूर रहा है, ठीक है ना। पट गई बस। मैंने कौन सा आई लव यू बोला था? मैंने कुछ कहा? कुछ भी नहीं कहा ना, उसने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा, फिर भी हो गई बात। समझ गए? इम्प्लाइड एग्रीमेंट। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ जो मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया था। कहते हैं
नॉर्मली इंडिया में तो ऐसा नॉर्मली नहीं होता, ठीक है, क्योंकि चलो इंडिया का एग्जाम्पल, इंडिया के लेते हैं। आपने वो देखा है बस अड्डा देखा होगा, कहाँ पे, मेट्रो वाला नया बस अड्डा, ठीक है। अब मान के चलो कि अगर आप वहां से यहाँ तक बैठते हो, मतलब राकेश मार्ग तक के लिए बैठते हो, तो 10 रुपये टेम्पो वाला होता है ना। आप बस ऐसे हाथ देते हो, टेम्पो वाला रुक जाता है, आप सीट देखते हो और आप बैठ जाते हो, ठीक है। क्लियर ही नहीं है, बोलो हाँ या ना, क्योंकि आप नोन हो और वो भी उसे, टेम्पो वाला कहाँ तक जाएगा उसे पता है, और आप भी नोन है, टेम्पो वहां तक तो जाएगा, डन है, आप बैठ गए, ठीक है। टेम्पो जैसे राकेश मार्ग आया, आपने बोला भैया रोक लो, ये आपने ऐसे खटखट कर दिया होगा, टेम्पो वाला रोक लेगा, आप उतरोगे, 10 रुपये का दे दोगे, घर को जाओगे, बोलो हाँ या ना। ये टेम्पो वाले ने कुछ कहा पूरे टाइम में, क्या आपने कुछ कहा, नहीं कहा, लेकिन फिर भी क्या हुआ है, आपस में एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड टेम्पू वाला भैया, हुआ है एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट क्या था कि भैया तुम मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉप करोगे और बदले में आपको क्या दूंगी, 10 रुपीज दूंगी। आया समझ में नहीं आया, ये एग्रीमेंट है, ये हमारे बीच में क्या हुआ है, समझौता हुआ है, समझ गए, एक ट्रेवल करने वाला समझौता कि आप मुझे यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप करोगे और मैं आपको बदले में क्या दूंगी, पैसा दूंगी। आया समझ में नहीं आया, क्लियर है ये नहीं है, ये एग्रीमेंट है, ये इम्प्लाइड एग्रीमेंट बोलते हैं ना, हमने कुछ कहा ना सामने वाले ने कुछ कहा, लेकिन फिर भी एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट का एग्जीक्यूशन हुआ, उसका रिजल्ट भी आ गया, खत्म हो गया, क्लियर है ये नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप में इम्प्लाइड एग्रीमेंट नहीं होते, पार्टनरशिप में या तो ये होगा या ये होगा, और बेटर कौन सा है, रिटर्न एग्रीमेंट। और ये क्यों है पता है ना, क्योंकि वो डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करवाने में मदद करता है। आया, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है दीदी, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन यानी कि एओपी वो एग्रीड यानी कि एग्रीमेंट और शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे तीसरी बात कौन सी आ गई, तीसरी बात जल्दी बोलो, तीसरी बात क्या आ गई, शेयरिंग प्रॉफिट। कौन सा है कि मनीषा, शेयरिंग प्रॉफिट, लेकिन खाली प्रॉफिट ना, लॉस भी, क्योंकि धंधे से तो कुछ भी हो सकता है यार, है ना, प्रॉफिट भी हो सकता है यार, लॉस भी हो सकता है, क्लियर ही नहीं है। तो जैसे एक एग्जांपल की बात करके चलते हैं, सपोज मान के चलो मैंने बोला विवेक एक पार्टनर है, राघव एक पार्टनर है, हाँ ये ना, और मान लो गुनगुन भी एक पार्टनर है, ठीक है ना, VRG, ठीक है ना, ठीक है ना, बल्कि इसे ऐसा करते हैं, इसे ऐसा करते हैं, ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं। मान लो गुनगुन एक पार्टनर है, राघव पार्टनर है और विवेक पार्टनर है। अब पढ़ने में मजा आएगा, गर्व, ठीक है ना, बात क्लियर हो गई ठीक है ना, बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब मान के चलो, मतलब अब ये मान लो कि ये हमारा बिजनेस है, ये हमारी दुकान है, ये हमारी क्या है, दुकान, ये हमारा धंधा है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, क्लियर ही नहीं है। अब मुझे बताओ इस दुकान ने हमें 1 लाख रुपए कमा के दिए, बताना क्यों भाई, तुम बताना, इस दुकान ने हमें 1 लाख रुपए कमा के दिए, ये हमारा प्रॉफिट है, सही बात है लाला जी। अब ये प्रॉफिट गुनगुन कह रही है सारा मेरा है, क्या ये सही कह रही है, राघव कह रहा है तेरा मेरा है, सही कह रहा है, नहीं। और अगर मैं कहूँ कि भाई मेरा है, सही कह रहा है, नहीं, किसका है, 2 का है, तीनों का है, तीनों का है, शेयरिंग प्रॉफिट, 3 मालिक है ना, 3 पार्टनर है ना, तीनों का है। आया समझ में नहीं आया, तो ये प्रॉफिट तीनों में बटेगा, और तीनों में बांटने के लिए हमें क्या चाहिए, एक रेशियो, क्या चाहिए, एक रेशियो। बात क्लियर होगी नहीं होगी, उस रेशियो को मंशा दीदी क्या कहते हैं, PSR। जोर से बोल क्या होता है, PSR, एक बार जोर से बोल क्या कहते हैं, जय माता दी बोलना होता है, ठीक है ना, बोलो इसका पूरा मतलब क्या है, प्रॉफिट, क्या बात है, तुम्हें तो पता है, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो, ठीक है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो रेशियो कुछ भी हो सकता है मंशा दीदी, मैं एग्जाम्पल के लिए लेके चल लेता हूँ, क्या 5:3:2, ठीक है ना। अब अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से 5:3:2 पढ़ लो, या 5:3:2 पढ़ लो, जैसा भी है। हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी पढ़ लो, 5:3:2, ठीक है ना, मजा नहीं आएगा तुम्हें हिंदी बोलने में। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, लेकिन अभी सब पढ़ना भी सीखो, ठीक है। चलो 5+3 8, 8+2 10, ठीक है, ये हो गई 10। अब इसका मतलब पता क्या है, कि यानी कि एक तरीके से बिजनेस के 10 टुकड़े हैं, कितने टुकड़े हैं, 10, 10 बराबर बराबर टुकड़े हैं। उन 10 टुकड़ों में 5 टुकड़ों की मालकिन कौन है, गुनगुन दीदी, 3 टुकड़ों का मालकिन को मालिक कौन है, राघव, और 2 टुकड़ों का मालिक कौन है, सरनी विवेक। बात क्लियर होगी नहीं होगी, आया से भी नहीं आया, बात क्लियर हो गई।
तो बेटा हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि अगर मान के चलो बिजनेस ने क्या कमाया, 10 रुपए कमाए, तो 10 में से 5 रुपए किसके हैं, गुनगुन के, 3 रुपए किसके हैं, राघव के, और 2 रुपए किसके हैं, मेरे विवेक के। बात क्लियर होगी नहीं हुई? तो ये इस रेशियो में बटेगा, ठीक है। लेकिन 10 रुपए तो नहीं कमाए, कमाए कितने हैं, 1 लाख। तो बताओ कैसे बांटेंगे 1 लाख को, देखो सुन लेना यहीं पर ही 1 लाख को, ऐसे देखो बिल्कुल आसान आसान भाषा में बताओ, 10 में से गुनगुन कितने मिलेंगे, 5। सही बात है। तो 1 लाख में से कितने मिलने चाहिए, आसान है। तो बताओ क्या बना, 1 लाख मल्टीप्लाई बाई, आया समझ में, कितने बैठ गए बेटा ये, 50,000। आया समझ में नहीं आया, ये किसका अमाउंट आ गया, गुनगुन का। अगर मान लीजिए मुझे राघव का निकालना है तो राघव को कैसे निकालोगे, ऐसे लिख दूं, 1 लाख इंटू 3/10 आया। और विवेक का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 1 लाख इंटू 2/10। अब मान लो अगर यहाँ पे मैं कोई और भी रेशियो दे देता, 4:1 दे देता, ये 2:1, तो कर पाएंगे आप, है ना, आसान है ना। तो कितना हो जाएगा ये, 30,000, 20,000। और देख लो अगर इनको तो आप जोड़ोगे गुनगुन, तो गुनगुन कितना बैठेगा, क्योंकि बांटा भी कितना है, 1 लाख ही बांटा है आपने। आया सही में नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाओ अगेन दोबारा ऊपर आ जाते हैं, क्या लिखा है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। अब यहां पर क्या आ गया, चौथी बात आ गई, चौथा फीचर आ गया बिजनेस। फोर्थ फीचर हमारा क्या आ गया, बिजनेस। और बात पूरी लिखेंगे, बिजनेस मस्ट बी लीगल। मतलब यहां पे एक सवाल बनता है, सवाल पता है क्या बनता है, कि पार्टनरशिप में क्या कर सकते हैं, आप बोलेंगे खाली बिजनेस। अगर कोई दो या दो से ज्यादा बंदे आपस में मिलकर कोई मतलब कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो आपके उसे बोलेंगे, उस एक्टिविटी को नाम दोगे बिजनेस। बिजनेस की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी आपने, पहले दिन ही पढ़ी थी, 11वीं क्लास के अंदर क्या पढ़ी थी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी क्रिया जो कि प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से की जा रही है, उसे हम बिजनेस कहते हैं। ऐसी होता है, ये डेफिनेशन थी, जो जिसमें हमारा मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव होता है, वही है ना। ऐसे ही बोलते हैं कोई भी एक्टिविटी, अब जैसे मैं क्या करूँ, मैं भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट मेकिंग है। आया सही में नहीं आया, तो कोई भी प्रॉफिट मेकिंग की एक्टिविटी की जाएगी उसे बिजनेस कहा जाएगा। तो मतलब तुमसे एक सवाल पूछ सकता है तुम्हारा वाइवा वाला टीचर, तो तुमसे कह सकता है कि राघव भैया आप हमें ये बताइए कि मान लीजिए ये आप और आपका ये दोस्त जो सक्षम है, ये मिलकर चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, आएंगे ना, ये बुढ़े अंकल आंटियों के लिए वृद्धाश्रम खोलना चाहते हैं, आएंगे ना, या फिर एक अनाथ आश्रम खोलना चाहते हैं, तो ये चैरिटेबल काम हो गया, आएंगे ना। तो क्या ये इसे आप पार्टनरशिप बोलोगे, तो आप बोलेंगे सर नहीं, ये तो समाज कल्याण है, इसमें प्रॉफिट कमाने का कोई उद्देश्य नहीं होता, तो इसे हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। पार्टनरशिप का मतलब है बिजनेस, कि प्रॉफिट कमाना है, धंधा करेंगे प्रॉफिट कमाएंगे। आया समझ में नहीं आया, क्लियर ही नहीं है। अगर स्कूल एक चैरिटेबल स्कूल खोले जा रहा है, तो भी वो भी क्या है, प्रॉफिट मेकिंग के उद्देश्य से नहीं होता, लेकिन आजकल तो वो आपको पता ही है। अंदर खाते की बातें भूल जाओ, लेकिन प्रॉफिट स्कूल ओपन करने का मतलब समाज सेवा कर रहा है कोई बंदा, चैरिटेबल काम कर रहा है। आया सही में नहीं आया, आगे चले। लेकिन ये ध्यान रखना, बिजनेस मस्ट बी लीगल। लीगल का मतलब चरस गांजा हीरोइन ये नहीं बेचने का है, नशे नहीं करने बेटा, बात क्लियर होगी नहीं हो गई, ड्रग्स नहीं बेचने हमें, लीगल बिजनेस, वेपन्स नहीं बेचने, ये ध्यान रखना। जैसे लोग मतलब वेपन्स बेचते हैं, हथियार बेचते हैं, लेकिन हथियार बेचने के भी क्या चाहिए, लाइसेंस। अगर आप लाइसेंस लेके काम कर रहे हो तो वो क्या है, लीगल है, और लाइसेंस बिना लिए काम कर रहे हो तो वो क्या है, इलीगल है। दवाइयों की दुकान लाइसेंस लेके खोल रहे हो तो वो लीगल है, और बिना दवाई के खोल रहे हो तो, बिना लाइसेंस के खोल रहे हो तो इलीगल है। आया सही भी नहीं आया, बिजनेस मस्ट बी लीगल। और याद रखना, बिजनेस मस्ट बी लीगल, और वो भी ध्यान रखना कि पार्टनरशिप में सिर्फ क्या ओपन होता है, बिजनेस। क्या ओपन होता है, बिजनेस। क्या ओपन होता है, बिजनेस। बस चलिए, हाँ जी। तो हमारी जो बात स्टॉप हुई थी, जो मैं आज कंटिन्यू करनी थी रिकॉर्डिंग में, वो ये थी
carried on by all or any one of them acting for all. ठीक है, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, हमें ये वाली बात करनी थी कवर अप। ठीक है, कि हमारी जो पार्टनरशिप की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उस डेफिनेशन के अंदर ये वाली मेन बात आई थी। क्या लिखा है कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन who have agreed to share profit of a business carried on by all or any one of them acting for all, है ना, ये वाली बात आई थी हमारी निकल कर। तो आज उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, कर लेते हैं। लिख, अभी मैंने बताया था कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम का मतलब क्या हो जाएगा। तो कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे बिजनेस सब मिलकर चलाएंगे, या एनी वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक या दो मिलकर चलाएंगे, सबके बिहाफ, है ना। एक्टिंग फॉर ऑल, एक्टिंग फॉर ऑल, ये मेन पॉइंट है यहाँ पर। चलो फटाफट से कहानी को समझ लेते हैं। वाह लाती पर चली गई इसकी तो। चलो ठीक है, अब यहाँ पर ना एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज मान के चलो ये झील है, ऐसा मान लेते हैं। ये गुनगुन है, ठीक है ना। ये मान के चलो ये है मिष्टी, तो मान लो ये है पूर्वी। सही है स्पेलिंग तो? नहीं नहीं ऐसा नहीं, पागल वाली बात मत कर। हैं? इतना अनपढ़ थोड़ी ना हूँ मैं। चलो झूठ थोड़ी ना बोलते हैं बेटा, झूठ बोले यार ये बिना बात की। हैं? वो अब शीर थी। हाँ, मिष्टी, वो मटरी मटरी खा रहा था ना, पीछे मटरी खा रहा था, तो मट्ठी मिष्टी हो गया। चलो खैर, अब पता क्या है, मान लो ये झील है, गुनगुन है, मिष्टी और पूर्वी है, ठीक है। और ये मान लो इन चारों बंदों ने मिलके, इन चारों बंदों ने मिलके धंधा चालू करा है। तो ये बेटा मान लो इन चारों की क्या है, फर्म है। क्या है ये, फर्म है। ये फर्म के दो मस्त मस्त नैन, मेरे दिल का ले गए चैन, दरवाजा कुंडी दीवार लेंटर खिड़की, ये फर्म है इनकी। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ, दो कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब क्या है लाला जी, बात समझना। कैरिड ऑन ऑल का मतलब ये है कि ये चारों मिलके चला रहे हैं बिजनेस, चारों आते हैं बिजनेस में, चारों अपना अपना काम करते हैं, चारों बिजनेस की थोड़ी थोड़ी डायरेक्शन लेते हैं, पर अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। तो कैरिड ऑन बाय ऑल, दे ऑल आर एक्टिव पार्टनर, ये सारे एक्टिव पार्टनर हैं। क्या कहलाएंगे ये, ठीक है ना, कैरिड ऑन बाय ऑल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, कि अगर क्या है क्वेश्चन, कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब है, कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब है ऑल आर, ऑल फोर आर, हाँ एक्टिव पार्टनर।
ऑल फोर आर व्हाट विच पार्टनर एक्टिव पार्टनर, चारों मिलकर धंधा चला रहे हैं तो चारों एक्टिव है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था स्लीपिंग वाला, मान लो झील और गुनगुन तो जो है वो बिजनेस में आती हैं, टेंशन लेती हैं, बिजनेस टेंशन लेके बिजनेस को रन करती हैं, क्लियर ही नहीं है, ठीक है। मिष्टी और पूर्वी ये बिजनेस में नहीं आती। इन दोनों ने क्या कर रखा है, इन दोनों ने, मिष्टी ने भी और पूर्वी ने भी, ये 500 रुपए के नोट, 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 ठीक है, धंधे में लगा रखे हैं बस। मतलब इन दोनों ने मिलकर से पैसा लगा रखा है और घर पे जाके दोनों क्या कर रही हैं, दोनों पापा की परियां सो रही हैं। यहां पर ये दोनों क्या कहलाएंगी, स्लीपिंग पार्टनर, है ना। ये सो रही हैं, घर पे जाकर पैसा लगा के सो रही हैं बस। इन्हें ऑब्वियसली बोले कि भाई हमसे तो पैसा ले ले, हम पे तो पुश्ता नहीं, मोटा पैसा पहले का पड़ा हुआ है, हमारे बाप दादा छोड़ गए थे, ब्याज बट्टे का पैसा वो हम लगा सकते हैं, हमें तो आराम करने दे, क्लियर ही नहीं है। शाम को समय होगा हुक्का हुक्का मारेंगी दोनों के दोनों, ठीक है ना, बात क्लियर होगी नहीं हो गई। ये आटा नहीं खाती, हुक्का मार लेती है। ये हमने बात करी थी अभी वाली, है ना, तो बता रही थी लड़की कि सर मैं आटा नहीं खाती, बाकी कुछ भी चलेगा मेरे को। बात क्लियर होगी नहीं हो गई। तो हम दोनों बहनें बैठेंगी, ठीक है ना, बात क्लियर होगी नहीं हो गई। इन्होंने पैसा वैसा लगा रखा है, बाकी और कुछ नहीं है, तो स्लीपिंग पार्टनर है। लेकिन क्योंकि झील और गुनगुन धंधे में आते और भैया मतलब पैसे भी लगा रखा है नहीं लगा रखा वो बात लगे, लेकिन धंधे में आती है और काम वाम करती हैं, तो मतलब ये एक्टिव है, ये बिजनेस इनके बेस पर चल रहा है, टेक्निकली पूरी डिसीजन मेकिंग इनकी चल रही है, एक्टिव पार्ट। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, आप इस बात समझ गए। तो झील और गुनगुन कहलाएंगे एक्टिव पार्टनर और मिश्र पूर्वी कहलाएंगे स्लीपिंग पार्टनर। लेकिन देखो एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब ये बैठेगा कि चारों के बेस, इन चारों के बेस पर कौन दोनों काम कर रहे हैं, झील और गुनगुन काम कर रहे हैं, एक्टिंग फॉर ऑल। अभी एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब ये निकलेगा कि सपोज मान लो अगर झील और गुनगुन ने इस बिजनेस में, झील और गुनगुन ने इस बिजनेस में कुछ भी इलीगल काम कर दिया, कुछ भी गंदे गंदे काम कर दिए, कुछ भी कुकर्म कर दिए गंदे गंदे, समझ गए, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, आए ना, ठीक है, छी थू थू वाले काम कर दिए तो पुलिस आएगी, पुलिस ऑफिस की बात है, ठीक है ना, गुनगुन को तो एक थप्पड़ भी गिरा देगी, ठीक है ना। अबे तू छोटी है लेकिन, ठीक है ना, तू छोटी दिया था चल। गुनगुन को तो है ना, झील को थोड़ा समय तो लगेगा ना, थोड़ी हाइट वाइट ठीक है उसकी, ठीक है, वो बात लगे, झेल वो भी नहीं पाएगी, ठीक है ना, तो थप्पड़ इसमें भी लगेंगे, क्लियर ही नहीं है। लेकिन जब मिस्टर पूर्वी के पास जाएगी पुलिस तो इनमें भी थप्पड़ बजाएगी, बात क्लियर होगी नहीं हो गई। तो मिस्टर और पूर्वी ये नहीं कह सकती हम दोनों तो सो रहे थे, हाँ है ना, हमने तो बस पैसा लगा रखा है, हम नहीं कर रहे वो काम, वो तो इन्होंने कर रहे, पता नहीं, हमें तो उसका नॉन भी नहीं था, नॉलेज में भी नहीं थी बातें, ये बातें मिस्टर पूर्वी नहीं बोल सकती, क्योंकि कानून ये कहता है, ठीक है, कानून ये कहता है कि एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब है कि भैया अगर ये दोनों काम कर रही है इस बिजनेस में, तुम दोनों को भी पता है, अगर अच्छा काम हो रहा है तुम्हें पता है, गंदा काम हो रहा है तुम्हें पता है, लीगल है तो तुम्हें पता है, इलीगल है तो भी तुम्हें पता है। तो अगर उनकी बुद्धि सेकी जाएगी तो तुम्हारी भी बुद्धि सेकी जाएगी, उनमें थप्पड़ लगेंगे तुम्हें भी थप्पड़ लगेंगे, तुम भी जेल की सलाखों के पीछे जाओगी, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, पोशंबा भाई पोशंबा, अब तो जेल में आना पड़ेगा। बात क्लियर होगी नहीं हो गई। खेला कभी तुमने बचपन में, बहुत गंदा खेल है ये, तुमने कभी सोचा है, तुमने कभी सुना है, राघव क्या क्या बोलते बेटा, पोशंबा भाई पोशंबा, लाल किले में क्या किया, लाल किले क्या हुआ, लाल किला के क्या किया, क्या हुआ बताओ, लाल किले में क्या हुआ, आज तक ये सस्पेंस है, तुम्हारे सीयूटी में आ गया ना, तुम आंसर नहीं दे पाओगे, लाल किले में क्या हुआ, क्या हुआ लाल कुएं में, लाल कुएं में, अब क्या करूं लाल कुएं में, लाल कुएं ये ना। बात क्लियर हो गई, आया समझ में। तो इसका मतलब यही है भैया एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब कि भैया ये दोनों सबके भाव पे काम कर रहे हैं।
बेशक ये दोनों काम करेंगे, बेशक दो बंदे काम कर रहे, दो बंदे डिसीजन ले रहे, दो बंदे एक्टिव है, लेकिन वो सबके बिहाफ पे आंसरिंग कर रहे हैं। आया सही में नहीं आया? कोई दिक्कत हो रही इस बात में? ठीक है, आया? ठीक है, तो बेटा ये हमारी बातें निकलती हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड, जो नोट्स कल मैंने भेज भी दिए थे आपको। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब देखो ये था, ये मेरी कहानी कौन सी बताई राघव भैया? ये मैंने बताई सेक्शन 4 पैरा 1 की कहानी, लेकिन पैरा 2 भी तो होगा। तो देखो सेक्शन 4 के पैरा 2 में क्या लिखा हुआ है, ये भी तुमसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना? क्यों, कौन सा कानून? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या लिखा है? पैरा 2 में, persons involved in partnership business for their mutual benefit are individually called as partner, ये बात लिख लेना, but collectively called as firm। देखो याद करो, इंडिविजुअली क्या कहते हो? पार्टनर। कलेक्टिवली क्या कहते हो? फर्म। भैया ऑब्वियस बात, इसके लिए ऐसे हाथ करो, आगे सारे बच्चे करो हाथ, थप्पड़ नहीं मारना। ठीक है, बात क्लियर होगी ना भाई? देखो ये मान लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, ये 5 दोस्त है, 5 दोस्त है। क्लियर नहीं है? इन पांचों ने मिलके ये बिजनेस बनाया, इन पांचों ने मिलके क्या करा? बिजनेस बनाया। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो इनकी पांचों कौन के बिजनेस के मालिक हो गए, ओनर हो गए। तो जो बिजनेस के मालिक और ओनर होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? पार्टनर कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टनर। ऑब्वियसली बात है, कोई भी बाहर वाला बंदा होगा ना, वो इनको किस नजर से देखेगा कि ये पांचों बंदे ही इस बिजनेस के कौन है? ओनर है, मालिक है। बोलो हाँ ये ना, पांचों को ही एक मालिक की नजर से देखा जाएगा। सही बात है, ये नहीं है? लेकिन इन पांचों के मिलने से क्या बन रहा है? बिजनेस बन रहा है, तो उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म, फर्म बोल देते हैं। आया समझ में नहीं आया? मेरी बात क्लियर होगी? ये ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या लिखा है कि भैया ये कौन है? पार्टनर। ये कौन है? पार्टनर। ये कौन है? पार्टनर। ये कौन है? पार्टनर। ये कौन है? लेकिन जब मिले तो क्या बनी? फर्म बन गई। जब मिले तो क्या बन गई? फर्म बन गई। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? जब मिले तो क्या बन गई? फर्म बन गई। आया समझ में नहीं आया? ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? याद रखना। तो बोलो इंडिविजुअली क्या बोलोगे? पार्टनर। कलेक्टिवली क्या बोलोगे? फर्म का मतलब है पार्टनरशिप फर्म। और हर पार्टनरशिप फर्म का नाम लिखा जाता है, वही जो बिजनेस का नेम होता है। सपोज अगर मान के चलो कि मैं और गुनगुन कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो हम अपने बिजनेस को कुछ ना कुछ नाम देंगे, वही पार्टनरशिप फर्म का नाम हो जाएगा। आया समझ? इंडिविजुअली पार्टनर, कलेक्टिवली फर्म। ऐसे बोलो, इंडिविजुअली पार्टनर, कलेक्टिवली, कलेक्ट हो गए तो फर्म बनी। बोलो हाँ ये ना? क्योंकि अगर ये पांचों लोग आपस में, देखो लॉजिक क्या है, अगर ये पांचों लोग आपस में नहीं जुड़ते तो फर्म नहीं बनती। ऑब्वियस बात है ना? बिजनेस कैसे बन रहा है? कुछ लोगों के साथ में जुड़ने से बन रहा है। आया समझ में नहीं आया? और किससे जुड़ रहा है? वो म्यूचुअल बेनिफिट, अपने बेनिफिट के लिए जुड़ रहे हैं वो। आया समझ में नहीं आया? ये कहां लिखा है? सेक्शन 4। हाँ ठीक है, और पैरा फर्स्ट में क्या है? डेफिनेशन है, याद रहेगा। इन केस ऑफ पार्टनरशिप एवरी सिंगल पार्टनर कैरी 2 रोल। देखो जी, पार्टनरशिप में हर पार्टनर के 2 रोल होते हैं। अब इसको तुम इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, देखो जी इसके नीचे में लिखता हूं, ठीक है ना? यहाँ पे आप इस तरीके लिख सकते हो, ठीक है ना? पार्टनर्स रोल, पार्टनर्स रोल। भैया पार्टनर के 2 रोल होते हैं। एक और 2। देखो पार्टनर्स के 2 रोल होते हैं। देखो जैसे तुम्हारी मम्मी जो है, ठीक है ना? अब एग्जाम्पल की बात करके चलते हैं। फिर सक्षम की मम्मी को जानता है तू? क्या कहता है उनकी मम्मी को? आंटी कहता है ना? ठीक है, मम्मी तो नहीं कहता ना। और अपनी मम्मी को क्या कहता है? मम्मी कहता है। ये बात ही नहीं है? ठीक है, और सक्षम अपनी मम्मी को क्या कहता होगा? मम्मी कहता होगा। आप अपनी मम्मी को एक बात ले लेते हैं, बात क्लियर होगी नहीं हो गई? ठीक है, अब तुम्हारी मम्मी जो है तुम्हारे लिए तो मम्मी है, कि तुम्हारे पापा भी मम्मी मम्मी करते हैं? नहीं, क्या कहते हैं वो? ये सही था बिड़ू, ये तो सही था। हाँ बोल, ये नाम है तेरी मम्मी का? ठीक है, ठीक है ना? ऐसे ही होता है, वो डायलॉग हो जाता है। ठीक है ना? घर में ऐसा होता है, मेरे साथ भी यही होता है। सुनो, समझ जाओ वो एक ही है भाई, सुनो एक ही है। तो ये होता है तुम्हारे घर में भी, ठीक है ना? ये पापा जनरली हो सकता है नाम लेते हो, ले ही नहीं है। ठीक है, तो
तो यानी कि आपकी मम्मी जो है वो कई रोल अदा कर रही है। मतलब हो सकता है कि तुम्हारी दादी दादा के लिए बहू का रोल अदा कर रही है, पिताजी के लिए पत्नी का रोल अदा कर रही है, तुम्हारे लिए माँ का रोल अदा कर रही है, और हो सकता है किसी के लिए चाची का, किसी के लिए ताई का, किसी के लिए बुआ का रोल अदा कर रही है, किसी के लिए मौसी का भी रोल अदा कर रही होगी। बोलो हाँ ये ना। तो एक गृहिणी के, एक फीमेल कैंडिडेट के कई रोल हो सकते हैं। हाँ ये ना। राघव कह रहा है हम में के कांटे लगे हुए हैं, क्या आदमी नहीं करता क्या? चाचा, चाचा कहते, चाची कहते, चाचा है तभी तो चाची है। है ना। आप मतलब वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो, हैं? आदमी पागल है क्या? सही बात है भाई। देखो आदमी के भी रोल होते हैं, चाचा, ताऊ, फूफा, भैया, दोस्त, है ना, बेटा, दामाद जी, है ना, मौसा, फूफा, है ना। बात के लिए हो गई। तो जैसे कई रोल होते हैं, ऐसे पार्टनर के भी रोल होते हैं। तो पार्टनर के दो रोल होते हैं। कितने रोल होते हैं? दो रोल। क्लियर नहीं है? एक रोल नहीं कह रहा, रोल, भूमिका। ठीक है ना। भूमिका लड़की नहीं है, ठीक है ना। सक्षम होता ही पूछ बैठता सर ये भूमिका कौन है, मिलवा दो। ठीक है, बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ ये ना। ठीक है। तो पार्टनर्स रोल, तो ये दो रोल होते हैं। कितने रोल होते हैं लाला जी? दो रोल होते हैं पार्टनर्स के। पहला रोल, ठीक है, एक पार्टनर एजेंट होता है। एजेंट, बोलो क्या होता है? मैं भैया समझाने बैठू तो ये क्या बैठेगा तुम्हारा मतलब है ये नौकर। पार्टनर नौकर है, ठीक है। और दूसरा क्या है? प्रिंसिपल। बोलो क्या है वो? प्रिंसिपल। बोलो हाँ ये प्रिंसिपल, यानी कि मालिक। अच्छा, मतलब सर पार्टनरशिप के अंदर जो बंदे इन्वॉल्व है वो नौकर भी हैं और मालिक भी हैं। बिल्कुल है, वो नौकर भी और मालिक भी हैं। अब ये पे बैठे हुए एग्जाम्पल को लेके मैं सॉल्व करता हूँ। ऊपर वाले कैंडिडेट को ही ले लेता हूँ। इन चारों को, इन चारों की शकल को लेके बेस बनाते हैं। अब मान लो भाई देखो, झील, गुनगुन, मिष्टी, पूर्वी, इन चारों ने मिलकर धंधा लगाया ये वाला। बोलो हाँ ये ना। तो ये चारों इस धंधे की कौन है? मालिकिन है, पार्टनर है, ऑनर है। ये क्या है? फर्म। और ये क्या है? पार्टनर। इंडिविजुअल, पार्टनर, कलेक्टिवली फर्म। ये चारों मिले तो फर्म बनी। सही बात है, ये नहीं है? आया सही में? नहीं आया? लॉजिक क्लियर होगी मेरी बातों का? बहुत बढ़िया। तो झील, गुनगुन, मिष्टी, पूर्वी, इन चारों ने मिलकर बिजनेस लगाया। तो चारों ही कौन है? पार्टनर है या मालिक है? बोलो हाँ या ना। तो अगर हम बोलेंगे, राघव तू सोच, तू झील को क्या बोलेगा? इस बिजनेस का पार्टनर या ऑनर, मालिक, प्रिंसिपल बोलेगा। ऐसे गुनगुन को बोलेगा, ऐसे मिष्टी को बोलेगा, ऐसे पूर्वी को बोलेगा। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? लेकिन झील नौकर भी है, मतलब एजेंट भी है। किसकी? इन तीनों की। बोलो हाँ ये ना। गुनगुन भी नौकर है, किसकी? इन तीनों की। और मिष्टी नौकर है इन तीनों की, और पूर्वी नौकर है इन तीनों की। मतलब एक तरीके से ये पार्टनर आपस में एक दूसरे के क्या है? नौकर है, एजेंट है। बोलो हाँ या ना। एक बहुत आसानी से अपनी बात को मैं प्रूफ करता हूं। मुझे बताओ किस किस के पापा का बिजनेस है? एक दो तीन, तुम्हारे पापा का जॉब है, ठीक है। तुम तीनों का बिजनेस है ना। दुकान वुकान होगी, कुछ ना कुछ दुकान होगी, जगह जहां पर भी होगा, जब फैक्ट्री, लड़के बढ़के काम करते होंगे। काइंड ऑफ दुकान की नौकरी कहते हैं उन्हें। हाँ है ना, ठीक है ना। बोलते नहीं है लेकिन है तो वही ना, ठीक है। भाई लड़का है, नौकर है, या ये कह लो कि एम्प्लॉय कह लेते हैं। आसान भाषा में एम्प्लॉय है, वो नौकरी, ये बता दे रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है ना। बात क्लियर होगी नहीं होगी? आसान भाषा में एम्प्लॉय कह देते हैं, ठीक है। अब मुझे वो बताओ कि एम्प्लॉय अगर कुछ भी काम कर रहा है उसका बेनिफिट किसको आता है? मालिक कौन है? पापा, ठीक है ना। होता भी यही है। क्लियर ही नहीं है ये नहीं है ऐसा? यही कहानी है समझो। अगर झील, अब ऑब्वियस बात है, इस धंधे में मान लेते हैं झील कुछ ना कुछ काम कर रही होगी, गुनगुन कुछ ना कुछ काम कर रही होगी, मिष्टी कुछ ना कुछ काम कर रही होगी, और पूर्वी कुछ ना कुछ काम कर रही होगी। लेकिन मुझे बताओ झील जो टेंशन ले रही है, तो झील की टेंशन लेने दे, जिस काम की वो टेंशन ले रही है वो टेंशन लेने, इन तीनों को टेंशन नहीं लेनी। सिमिलरली गुनगुन भी कुछ अलग टेंशन ले रही होगी, और गुनगुन की उस टेंशन वजह से उस काम की टेंशन इन तीनों को नहीं लेनी, और मिष्टी को की टेंशन लेने थे, इन तीनों को नहीं लेनी, और पूर्वी की लेने से भी नहीं होना। सही बात है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि झील के काम करने से इन तीनों को भी बेनिफिट हो रहा है, और ऐसे गुनगुन को भी काम करने से इन होता है? क्यों नहीं होता? एग्जाम्पल समझते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मनीषा मेरे पास पढ़ने के लिए आई,
प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। मंशा आई थी अकाउंट्स के लिए, मैंने उसे एनरोल कर लिया मैथ में भी, तो बेनिफिट नहीं है अभिषेक तक। काम मेरे करने थे, फर्स्ट डेमो मैंने दिया, ठीक है, काउंसलिंग मैंने करी, मान के चलो उसकी मम्मी या मंशा के पहले मुझसे मिले, ठीक है, फर्स्ट डेमो भी मैंने ही दिया बच्चे को, क्लियर ही नहीं है। सपोज मान लेता अगर मेरा फर्स्ट डेमो ही बिगड़ जाता, सोचो अगर बच्चे को समझ में नहीं आता है ना, जो लास्ट हमारी क्लास में अगर नहीं समझ में आता तो उसके मन में आता है यार मजा नहीं आया, तो ये शायद वो मैथ के लिए भी नहीं आता। लॉजिकल है, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है, हाँ ये ना होता है। तो ये होता है बेटे, डेफिनेटली है। हर काम का बेनिफिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनको मिल रहा है, इनका मतलब फर्म को मिल रहा है, ये मान, तो ये फर्म ही तो है। आया समझ में नहीं आया? तो यही होता है कि एक पार्टनर का बेनिफिट दूसरे पार्टनर्स को भी मिलता है। आया समझ में नहीं आया? ये कि मतलब किसी भी एक पार्टनर का बेनिफिट उसके अदर पार्टनर्स को मिलेगा। सही बात है, ये नहीं है? क्लियर है ये नहीं मेरी बात? इसलिए ये एजेंट भी हैं, एक दूसरे के लिए एजेंट हैं, बट बाहर वालों के लिए क्या है, वो मालिक है। आया समझ में नहीं आया? क्लियर? मतलब ये मालिक है, प्रिंसिपल है, ऑनर है बाहर वालों के लिए, बट एक दूसरे के लिए नौकर है। लेकिन ये एक दूसरे को नौकर की तरह ट्रीट नहीं करते, मतलब कानून ऐसा कहता है कि ये एजेंट की तरह एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। आया समझ में नहीं आया? जैसे मैं काम कर रहा हूं मान लो अभिषेक के लिए, ये अभिषेक काम कर रहा है मेरे लिए। आया समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्लियर लाला जी? क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो वही बात बेटे मैंने यहाँ पर भी लिखी हुई है कि भैया जो पार्टनर है वो प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी, उसके दो रोल है। कितने रोल हैं? दो रोल हैं। क्लियर है नहीं है? बोलो हाँ है ना? अब आती है यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़ी बात। क्या लिखी है बात? किसके बारे में लिखी है? माइनर के बारे में। ये तो शॉर्ट्स में लिखना है ना, माइनर के बारे में। ये एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाएगा। क्या लिखा है? अ माइनर कैन बी अ पार्टनर फॉर प्रॉफिट बट नॉट फॉर लॉसेस। व्हेन ही बिकम अ मेजर within a 6 month he got a right to choose whether he or she want to continue as a partner or not। भैया ये क्या बकवास बोल दिया आपने? माइनर। अब पहले हम बात करते हैं अबाउट माइनर की, ठीक है? माइनर की बात कर लेते हैं, माइनर की बात करते हैं। माइनर क्या है? माइनर कौन होता है, कोई मुझे बताएगा? बिलो 18, मतलब 18 साल, मतलब 17 साल तक का जो बच्चा है उसे हम माइनर बोलेंगे। 18 और 18 प्लस को मेजर कह देते हैं। क्या मेरी इतनी बात डाइजेस्ट हो गई? बोलो 18 और 18 प्लस को क्या कह देते हैं? मेजर कहते हैं। मतलब 18 से छोटा बच्चा क्या कहलाएगा? माइनर। तुमसे पहला तुम्हारा टीचर ही पूछेगा क्या माइनर पार्टनर बन सकता है, तब तुम बोलोगे नो, ना बाबा ना। बोलो नो, नेवर, ना बाबा ना, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। क्या कोई एक्सेप्शन है माइनर के लिए? तब तुम बोलोगे यस, माइनर के लिए एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन की अपवाद। अपवाद क्या है? कि माइनर पार्टनर बन सकता है जस्ट फॉर प्रॉफिट नॉट फॉर लॉस। एग्जाम्पल देता हूं, तुमने कभी अपने जमाने में, भाई मेरे जमाना तो था ही, है ना, तुमने अपने जमाने में देखा हो बालिका वधू नाम का एक सीरियल आता था, ठीक है ना? अभी का नाम था उसका, आनंदी नाम था उसका। अच्छा रियल में अभी का नाम था? अच्छा ठीक है ना, तो ऐसे बोल रहे पड़ोसन थी, ठीक है, आनंदी। बात क्लियर होगी नहीं होगी? चाइल्ड आर्टिस्ट थी ना, काइंड ऑफ ऐसे बते रहे थे चाइल्ड आर्टिस्ट, है ना? तो मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, आनंदी ले लेते हैं, वो जो जिसकी दीदी रियल नेम बताई है अविका, है ना? अब मुझे एक चीज बताइए, वो चाइल्ड आर्टिस्ट बहुत मशहूर हुई, बीइंग अ चाइल्ड आर्टिस्ट बहुत मशहूर हुई, और वो शायद एट दैट टाइम माइनर ही थी, मतलब 18 साल से छोटी ही थी वो। क्लियर ही नहीं है? लेकिन अगर लोगों को लगता है कि कोई मान के चलो कोई ब्रांड है, कोई या फिर कोई बंदा अपना ब्रांड शुरू करना चाहता है अविका के परिवार में ही, यार ब्रांड एम्बेसडर बना लेंगे अविका को, हाँ या ना? तो मतलब पार्टनर बना के ब्रांड एम्बेसडर बना लेंगे। भाई ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे तो बहुत पैसा जाएगा हमारा, पार्टनर ही बना लेते हैं, मतलब इसकी फेस वैल्यू यूज करेंगे हम। हो सकता है ऐसा, है ना? हो सकता है ऐसा। लेकिन अविका पार्टनर नहीं बन सकती अकॉर्डिंग टू लॉ, बट अविका पार्टनर बन सकती है अकॉर्डिंग टू लॉ जस्ट फॉर प्रॉफिट नॉट फॉर लॉसेस। आया समझ? क्योंकि ब्रांड वैल्यू यूज कर रही है। क्योंकि कई बार बच्चे के मन में सवाल आता है कि सर माइनर तो बच्चा है ना, उसे पार्टनर बनाना क्यों है? बच्चे को पार्टनर क्यों बनाना है? आपको मैंने लॉजिक दे दिया, आनंदी लाइक चाइल्ड आर्टिस्ट, बीइंग अ चाइल्ड, बहुत मशहूर है वो बच्चा, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू है मार्केट में, हाँ है ना? और जिनकी फेस वैल्यू होती है तो लोग कई बार क्या होता है उन्हें बीइंग इन्फ्लुएंसर यूज कर लेते हैं, बीइंग का पार्टनर बना के भी। आया समझ में नहीं आया? क्लियर ही नहीं? ओह माय गॉड, पाप हो गया जैन साहब के आगे, बात के लोग मच्छर मार दिए मैंने, ठीक है?
अरे ऐसी हुआ था एक बार, एक लड़की, मैंने बताया था लास्ट में भी 11 में बताया, एक लड़की थी पलक जैन, अब वो सीए फाइनल में है लड़की, ठीक है, हाँ सीए फाइनल में है, ठीक है, पलक जैन। अब वो पढ़ती थी फाउंडेशन का मेरे पास, अब वो मच्छर ऐसे घूम रहे होते थे, और वो पट 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 करके मार देता था, और कहती थी वो मतलब "आह, आह, आह", वो ऐसे करती थी, क्यों मार रहे हो आप इसे? मैंने कहा मतलब, कह रही सर जीव हत्या कर रहे हो आप, जीव की हत्या नहीं करनी है। मैं कहा लेकिन अगर ये जीव मेरी हत्या कर देगा तो? कोई बात नहीं। वाह बेटा, मैंने तो ये मैंने कहा कि ये बात है, ये जीव मुझे काटेगा, डेफिनेटली खून चूस के जाएगा, ठीक है। मैं कहा उसके बाद मुझे कुछ हो गया तो? तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया क्या तूने? जैन वाली बात बोल रही है मेरा आगे? किसने? अब दीदी जैन है क्या? अच्छा। नहीं ऐसे तो हमें भी कोई शौक नहीं है मारने का, लेकिन अब आदतों में आ गया ना। मारा नहीं है मैंने, ऐसे ही करा है, एक्टिंग करी है मैंने, यहाँ बैठा हुआ नहीं था कोई भी। ठीक है, तो लाला जी कहाँ पे थे फटाफट बताइए। हाँ, तो मैंने बता दिया माइनर पार्ट बनता क्यों है, ये बात क्लियर हो गई। तो कई बार बच्चे के मन में सवाल आता है कि ठीक है माइनर पार्ट नहीं बन सकता, तो बच्चे कहते हैं हाँ माइनर पार्ट बनेगा भी क्यों, क्योंकि वो तो बच्चा है। लेकिन बच्चा भी कई बार मशहूर होता है तो उसे पार्टनर बना लिया जाता है, आया समझ में नहीं आया? ठीक है ना, लेकिन जस्ट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर लॉसेस, ये ध्यान रख के चलना। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है, अब 6 महीने वाली कहानी समझते हैं। लेकिन मुझे बताओ, क्या माइनर ऑलवेज माइनर ही रहेगा? भैया उम्र तो बढ़ेगी, और वो माइनर कभी तो मेजर बनेगा। सही बात है, ये नहीं है तो याद कर लेना इन चीजों को। जब वो बच्चा 18 का हो जाता है, जैसे 18 का होता है, तो उसे 6 महीने का समय दिया जाता है। कितने महीने का? एक बार बोलो कितने महीने का? उसे 6 महीने का समय दिया जाता है कि भाई अब तू मेजर बन गया है, अब तू छोटा नहीं, अब तू बड़ा हो गया है। हाँ है ना? अब बता, अब तेरे को प्रॉफिट लॉस दोनों झेलने पड़ेंगे। अभी तक तो तू प्रॉफिट प्रॉफिट के मजे ले रहा था, हाँ है ना? अब लॉस होगा तो वो भी देखना पड़ेगा। तो ऐसा तुझे पार्टनर कंटिन्यू करना है तो कर ले, 6 महीने में डिसीजन ले ले, अदरवाइज हमको छोड़ दे। आया समझ में नहीं आया? क्लियर ही नहीं है, लेकिन इसके पीछे बहुत कहानियां हैं। जितनी कहानी मैं बोल रहा हूँ जरूरी नहीं कि ऐसा हो। एक एग्जाम्पल देता हूँ, सुनना मेरे, एक एग्जाम्पल देता हूँ, इवन एग्जाम्पल की हम बात भी करते हैं, ठीक है ना? ठीक है, एक मिनट रुकना। चलो देखो, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक क्वेश्चन बन सकता है हमारा, वही लिख लेना, ये मैंने अपनी बुक में नहीं लिखा। फॉलोइंग, भेज दूंगा मैं। फॉलोइंग इंडिविजुअल्स कैन नॉट बिकम पार्टनर। पार्टनर नहीं बन सकते ये लोग। बात क्लियर हो गई? ये लोग पार्टनर नहीं बन सकते, ठीक है। चलो जी, पहला याद कर लो, माइनर, बात समझ गए? लेकिन इसका एक्सेप्शन लिख लेते हैं, एक्सेप्शन लिख लेते हैं। अ माइनर कैन बी अ
पार्टनर फॉर प्रॉफिट नॉट फॉर लॉसेस। याद रहेगा? याद रहेगा? बोलिए हाँ या ना। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करके चलते हैं। सपोज मान लो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो ये है राघव। क्या इतना बुरा हूं मैं माँ। ये तो सच में सक्षम जैसा ही लग रहा। मान लो ये सक्षम है। ठीक है, ये गुनगुन है। बहुत हंस रही थी। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ये गुनगुन है। अब तुम्हें वैसे दिख ही रहा होगा गुनगुन को मैंने छोटा क्यों बनाया है। वो छोटी इसलिए नहीं क्योंकि माइनर है ना, है ना, और ये जीवन भर माइनर ही रहेगी, है ना, क्योंकि उम्र के साथ उम्र तो बढ़ेगी, हाइट नहीं बढ़ेगी ना। बॉर्नविटा कम पिया था, इसकी मम्मी चीखती थी, बॉर्नविटा पी ले, बॉर्नविटा पी ले। देखो, मान लो राघव और ये दोनों क्या है, ऑलरेडी मेजर है। ठीक है, बुद्धि को समझना। ठीक है ना, ये एग्जांपल देने का पीछे मेरा तात्पर्य है, पूरी बात क्लियर कर रहा हूं मैं आपको। सपोज मान लो इनके बीच का जो रेशियो है ना, वो 5:3 और 2 है। सपोज अगर प्रॉफिट हुआ तो वो बढ़ेगा इस रेशियो में। डन। अगर प्रॉफिट हुआ तो बढ़ेगा इस रेशियो में। लेकिन अगर लॉसेज हुए, अगर अगर लॉसेज हुए, ये ध्यान रखना, रेशियो आ जाएगा 5:3। बात क्लियर हो गई? हो गई। तब माइनर तक लॉस नहीं पूछेगा, तब खाली इसको दुका दे, ये बचेगा। याद रहेगा? ये एमसीक्यू क्वेश्चन है अपने आप में, समझ गए? अब बोलो। नहीं दीदी, अगर 5:5 कर दे तो इसका हिंदी मीनिंग निकालना जरा, क्या निकला इसका? मतलब इसका नहीं नहीं नहीं, तुम ये देखो, तुम ये देखो, बुद्धि लगाओ अपनी। ये कितना बैठा, और तुमने, अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, 5 मान लेता हूँ, तो ये कितना हुआ? 10। अब हिंदी में समझना जरा। ठीक है, ये बंदा राघव नाम का बंदा, ठीक है ना, ठीक है, इसे प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 5/10। ये बात समझ में आ गई? और लॉस कितना मिल रहा है? राघव को तो सेम है, राघव को तो कोई राघव वाओ, मौज आ गई, थैंक यू गुनगुन। लेकिन इधर देखना, बेचारा सक्षम से दुश्मनी निकाल रही है ये लड़की, है ना। सक्षम को देखना बेटा कि प्रॉफिट कितना मिल रहा था? 3/10। और लॉस कितना दे दिया गुनगुन दीदी ने? 5/10। 5/10 दे दिया, समझ गए? मतलब प्रॉफिट तो मिल रहा है 3/10, और लॉस कितना गया? 5/10। ज्यादा नहीं चला गया? ये समझो आप, ये गलत है दीदी। ठीक है, नहीं समझे? हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखो इनका। बस ये एक तरीके से बढ़ेगा 5/10, 3/10, 2/10। बट ये बढ़ेगा 5/8 एंड 3/8। आप ऐसा समझो, जब प्रॉफिट होंगे तो 10 टुकड़े हुए, जब प्रॉफिट हुआ तो कितने टुकड़े हुए? 10। 5, 3, 2। लेकिन जब लॉस होगा ना तो टुकड़े होंगे 8। 5 इसके, 3 इसके। समझ गए मेरी बात होगा आप? लेकिन अब देखो मैंने क्या बोला, कि इस बंदे को जब ये मेजर बन जाएगी, क्या बन जाएगी? जब ये मेजर बनेगी तो इसे कितना समय दिया जाएगा? 6 महीने का, 6 मंथ का समय दिया जाएगा। और बोला जाएगा कि भाई देख ले, अब तू बड़ी हो चुकी है, अब तू छोटी नहीं रही है, अब तू माइनर नहीं, अब तू मेजर बन चुकी है, क्लियर ही नहीं है? ठीक है, तो अब तेरे पे 6 महीने का समय है। कितने महीने का समय है? अब तेरे पे 6 महीने का समय है। तू 6 महीने में या तो हाँ कर दे या ना कर दे। फॉर्म में रहना है तो लॉस देखना पड़ेगा, ये दोनों ने बोला, और नहीं तो फॉर्म छोड़ के चली जा। इसका अपना डिसीजन है। लेकिन क्या सर ऐसा ही होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो ये कन्वर्सेशन है बिटवीन पार्टनर्स की। हो सकता है कि गुनगुन की वजह से इस फर्म को बेनिफिट होता हो। तो अभी तुम आगे जाके ना कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, गारंटी का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट? गारंटी। गारंटी का मतलब होता है कि किसी पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट दिया ही जाएगा।
मतलब इतना तो मिलता ही मिलेगा गारंटी। तो हो सकता है अगर मान के चलो, बुद्धि लगाना, अगर गुनगुन की वजह से इनके धंधे को प्रॉफिट हो रहा था, ये बिजनेस मिल रहा था, तो कि कभी राघव और सक्षम गुनगुन को ये बोलेंगे कि तुम मेजर हो गई है, तेरे को जाना है तो जा, और अगर रहना है तो लॉस देखना पड़ेगा। नहीं बोल सकते ऐसा। आप समझ गए ना मेरी बातों को। तब हो सकता है कि वो गुनगुन को बोले कि देखो अकॉर्डिंग टू लॉ अब तुम मेजर हो चुके हो, तो तुम्हें लॉस भी देखना पड़ सकता है, बट हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं तुम्हें। समझ गए मेरी बातों को। तो ये ध्यान रखना कि एक सवाल यहाँ पर बनता है, वो क्या बनता है, तो कौन कौन ऐसे पार्टनर हैं जिन्हें सिर्फ क्या मिलता है, प्रॉफिट, उन्हें कभी जीवन में लॉस मिलता ही नहीं, माइनर, और एक होता है गारंटीड पार्ट। दो याद कर लेना, क्लियर है। अभी लिख लेंगे इसके बारे में हम। तो बताइए, तो पार्टनर कौन कौन नहीं बन सकता, माइनर, बट माइनर का एक्सेप्शन क्या है कि माइनर पार्टनर बन सकता है जस्ट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर लॉस। याद रहेगा, जल्दी बोलो फटाफट ध्यान आइए ना, क्लियर ही नहीं है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब याद कर लो, अनसाउंड माइंड क्या लिखेंगे, अनसाउंड, अनसाउंड माइंड, बात क्लियर होगी नहीं हुई। अनसाउंड माइंड समझते हो, मतलब आप जो नॉर्मल चीज था पागल कह देते हो, मतलब जिसका दिमाग पे काबू नहीं है। हाँ ये ना, पूर्वी को मत कहो, पूर्वी को देखे जा रही बार बार, बात क्लियर होगी नहीं होगी, मन ही मन बोले तेरी कसम, लिपसिंग कर रही थी, सच बता, लिपसिंग कर, हेलो, हाँ जी, भाई पढ़ा रहा था राकेश कुमार को। आज तो नहीं आऊंगा भाई, बता। हाँ हाँ कल आ सकता हूँ, बता। चल ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बात क्लियर हो गई, बस, बात क्लियर हो गई। तो अनसाउंड माइंड समझ गए, जिनके दिमाग पे काबू नहीं है, लाइक जो पागल कहेंगे मुझे, ठीक है ना, मतलब पागल मत लिखिए आना, नंबर 2 पागल। हाँ ये ना, क्लियर ही नहीं है, बोलो हाँ ये ना। और नंबर 3 याद कर लो, इंसॉल्वेंट पर्सन, बोलो कौन सा, इंसॉल्वेंट पर्सन, हाँ जिनका दिवाला निकला हुआ है, ये कभी पार्टनर नहीं बन सकते। क्लियर ही नहीं, पीपल डिक्लेयर बैंकरप्ट बट नॉट येट रिलीज फ्रॉम देयर लाइबिलिटीज, मतलब वही वाली बात है, जिन्होंने अपनी लाइबिलिटी खत्म नहीं करी है और बैंक ने उसे बैंकरप्ट बोल दिया है, दिवालिया घोषित कर दिया है, मतलब वो बंदा जो अपनी लाइबिलिटी पे करने की क्षमता नहीं रखता, वो इंसॉल्वेंट कहलाता है। क्लियर ही नहीं है, वो बंदा कभी पार्टनर नहीं बन सकता। आया समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में, जल्दी बोलो बराबर दे आइए ना, कोई दिक्कत। तो और भी चीजें हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लिखू, इसमें भी आ सकता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो कहीं भी ज्वाइन नहीं कर सकता अगर वो गवर्नमेंट में है तो, ये बता के चल रहा हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहीं पे भी ज्वाइन नहीं कर सकता, वो पार्टनर बन नहीं सकता, ठीक है। एक याद कर लो, क्या पढ़िए इसे बोलो, अलाइन एनिमी, मतलब सिटीजन ऑफ अ कंट्री दैट इज एट वॉर विद इंडिया कैन नॉट बिकम अ, मतलब अगर मान के चलो कि अगर कोई देश इंडिया के विरोध में काम कर रहा है, मतलब इंडिया से जिसकी लड़ाई चल रही है, उस देश का कोई भी प्राणी हमारा पार्टनर नहीं बन सकता। समझ गए, बात क्लियर होगी नहीं होगी, ठीक है। कंपनी, कोई भी कंपनी पार्टनर नहीं बन सकती, समझ गए, मतलब कोई भी कंपनी का नेम हम ऐसा पार्टनर यूज नहीं कर सकते, क्लियर ही नहीं है, ठीक है। और लास्ट याद कर लो, पर्सन, बोलो, पर्सन विद फॉल्स आइडेंटिटी, मान लो कोई अब्दुल है जो राम बन के घूम रहा है, समझ गए, बात क्लियर हो गई, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा सारा नहीं पढ़ रही अभी, ठीक है, मैं ऐसा एग्जाम्पल नहीं देता फिर, बात क्लियर हो गई। हाँ लेकिन रिकॉर्ड में तो चला गया। कट करूंगा, ठीक है। मान लो अगर कोई कोई लड़का है जिसने राम नाम की आइडेंटिटी बना के फिर देश नाम की आइडेंटिटी, मतलब वो अलग अलग आइडेंटिटीज में काम कर रहा है, वो कहीं पार्टनर नहीं बन सकता, मतलब इलीगल काम कर रहा है, समझ गए। ये मैक्सिमम एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं, क्लियर ही नहीं है, इनमें से एक भी आ जाएगा, मतलब
हो सकता है कि तुम्हें पता भी ना हो। समझ गए? जैसे अगर ये दे देना अलाइन एनिमी, तो आधे बच्चों को तो ये नहीं पता होगा अलाइन एनिमी है क्या। मैंने बता दिया अलाइन एनिमी का मतलब है वो देश जो हमारे देश, मतलब ऐसा कोई भी बंदा जो हमारे देश से लड़ रहा है, समझ गए, वो पार्टनर नहीं बन सकता, डिफॉल्टर नहीं बन सकते। डिफॉल्टर जैसे कि नीरव मोदी, समझ गए, ये पार्टनर, क्योंकि डायमंड, पता है डायमंड स्कैम कर रहा था नीरव मोदी ने, ठीक है ना, गुजरात का बंदा था, बहुत बड़ा डायमंड एक्सपोर्टर था वो, अच्छा लेवल, नीरव मोदी। वो 10-12 हज़ार करोड़ का स्कैम था उसका, चला भाग गया। और मतलब वो था विजय माल्या, किंगफिशर का मालिक, वो भी भाग गया। ये डिफॉल्टर है, ये कभी, और नहीं तो अभी फिर डी के गोयल। हेलो, हेलो, ठीक है, ले ये भी लगा दे। हाँ जी भाई, बीच में ऑडियो चली गई थी, लेकिन बोल दे रहा हूँ, एंटिटी को लेके क्या
बवाल है, सुन लो। एंटिटी को लेके क्या बवाल है? एंटिटी यानी कि पहचान, ठीक है। पहचान का क्या बवाल है? अकाउंट कहता है कि भाई मेरे पास तो एक हथियार है जो तुमने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा था, और वो हथियार कहता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई बोलो, बिजनेस की पहचान अलग है और मालिक की पहचान अलग है। मतलब बिजनेस अपने नाम से जाना जाएगा और मालिक अपने नाम से जाना जाएगा, सही बात ही नहीं है। तो इनकी अकाउंट ही कहता है कि देखो, अकाउंट कहता है कि देखो क्या है, ये ए बी सी डी ई, ये क्या है? ये पार्टनर है, मालिक है, ये अलग है और बिजनेस अलग है। मतलब पार्टनरशिप फॉर्म अलग है, बिजनेस अलग है और पार्टनर अलग है, मालिक अलग और बिजनेस अलग, सही बात है। अकाउंट सही कह रहा है। अकाउंट ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि अकाउंट कहता है कि अगर मैंने पार्टनर और मालिक दोनों को मिला दिया तो अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें अकाउंट करने पड़ते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे मालिक को अलग कर देते हैं और बिजनेस को अलग कर देते हैं। और ये बात हमने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ी भी थी। क्या पढ़ी थी बेटा हमने? कि हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे बिजनेस बन के सोचेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। बिजनेस की इनकम, बिजनेस के खर्चे, बिजनेस की एसेट, बिजनेस की लायबिलिटी की बात करेंगे। मालिक ने अपनी बीवी को घुमाया, चौपाटी पे खाना खिलाया, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, वो रिकॉर्ड नहीं होंगी। और अगर हम इनको एक कर देंगे तो सारी ट्रांजेक्शन मिक्सअप हुई पड़ी है। आया समझ में नहीं आया? इसलिए देखा जाए तो अकाउंट सही कह रहा है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई बिजनेस अलग है और मालिक अलग है, पार्टनर अलग है और पार्टनरशिप फर्म अलग है, सही बात ही नहीं है। लेकिन कानून क्या कहता है? कानून कानून कहता है, मेरे पास क्या है, पढ़ा के ला रहा हूं मैं तुम्हें, सेक्शन 4 पैरा सेकंड। कानून कह रहा है मेरे पास क्या है, सेक्शन 4 पैरा सेकंड मेरे पास है। वो कहता है कि भैया हमने अभी तो पढ़ा सेक्शन 4 पैरा सेकंड, ये कौन है? पार्टनर। ये कौन है? पार्टनर। ये कौन है? इंडिविजुअली पार्टनर। ये कौन है? पार्टनर। ये कौन है? ए बी सी डी ई पार्टनर। मिले तो क्या बनी? बोलो हाँ, ये ना। तो कानून कहते कि बेटा अगर ये मिलते ही नहीं तो क्या बिजनेस बनता? अगर ये मिलते ही नहीं तो क्या फर्म बनती? तो जो इनकी पहचान है वही इसकी पहचान है, सही बात है ये नहीं है? देखा जाए तो कानून भी ठीक कह रहा है, इसका अपना ओपिनियन ठीक है, उसका अपना ओपिनियन ठीक है, क्योंकि ये कानून वाली बातें पेल रहा है कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है। पार्टनरशिप फॉर्म बनी कैसे? पार्टनर के मिलने से, लोगों के मिलने से, लोगों की ग्रुपिंग से, तभी तो बनी, अदरवाइज नहीं बनती। तो कानूनी बातें पेल रहा है, सही बात बोल रहा है। लेकिन अकाउंट क्या कहता है? भाई मुझे तो अकाउंटिंग करनी है ना, मैं ये थोड़ी ना देखूंगा, मुझे क्या करना है? अकाउंट करना है, मुझे बिजनेस से मतलब है, मुझे मालिकों से मतलब, बिजनेस अलग मालिक अलग। ये बात अपने अकॉर्डिंग ठीक बोल रहा है, सही बात है ये नहीं है? देख लो, हैविंग सेम एंटिटी, हैविंग सेपरेट एंटिटी, बोलो हाँ ये ना, ठीक है। तो इन दोनों में बीच के में क्या, इन दोनों के बीच में क्या चल रही है? लड़ाई। और लड़ाई किस चीज को लेके चल रही है? एंटिटी को लेके। और ये लड़ाई चलती रहेगी, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। बात क्लियर होगी नहीं होगी? आया समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? आया? हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ये लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन सर हमें आंसर क्या देना है? बेटा तुम अकाउंट का पेपर लिखने जा रहे हो तो तुम इसके अकॉर्डिंग आंसर दे देना। और अगर तुम्हारे पेपर में पूछा जाए कि पार्टनर्स की और पार्टनरशिप फर्म की एंटिटी सेम होती है डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ का मतलब समझ गए ना? लॉ में सेम होते हैं, लेकिन लॉ का मतलब समझ गए? लॉ का मतलब है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। हाँ समझ गए ना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930, समझ गए? बाकी जितनी बातें मैंने बोली थी वो लिख भी दी, जो मैंने लास्ट क्लास में समझाई थी कि पार्टनरशिप के अंदर क्या होती है, एओपी होती है, मिनिमम 2 बंदे होते हैं, मैक्सिमम 50, गौर कंपनी के अकॉर्डिंग 100, ठीक है ना। एग्रीमेंट होना जरूरी होता है, ओरल रिटर्न पार्टनरशिप डीड इम्प्लाइड, है ना, ठीक है ना। इम्प्लाइड का मतलब मैंने क्या लिखा हुआ है? आंख मिचोली, मतलब आंख मिचोली, समझ गया ना? ना उसने कुछ कहा ना मैंने कुछ कहा। एक वो तुमने देखी एक साउथ की, एक टाइम पे साउथ की एक रील फेमस हुई थी, ठीक है ना, कि एक लड़का था वो ऐसे कर रहा था, लड़की ये रही थी, देखी नहीं थी? फिर उस लड़की ने ऐसे करके आंख मारी थी, है ना। उसकी छोटी सी रील वायरल हुई थी, बहुत फेमस हो गई थी वो लड़की। ये क्या कर रहे हैं? वो लड़का और लड़की के बीच में इम्प्लाइड एग्रीमेंट चल रहा था, समझ गए? दिखाऊं? अरे यार देख लो ना तुम, बहुत फेमस हुई थी। यार मोबाइल स्विच हो गया। लड़की का नाम याद है?
अबे यार हमें मिल नहीं रही यार। छोड़ो यार अब। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ये सारी बातें मैंने लिखी हुई हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। शेयरिंग प्रॉफिट लॉफुल बिजनेस, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक बात ध्यान रखना कि पार्टनरशिप के अंदर जब अकाउंटिंग होती है, देखो पार्टनरशिप फर्म भी ट्रेडिंग पीनल अकाउंट बनाती है, फिर और बैलेंस शीट बनाती है। तो देखो ट्रेडिंग पीनल और बैलेंस शीट, इसका अंदाजा तुम्हें ऑलरेडी है क्लास 11 से। इसमें बीच में क्या इंट्रोडक्शन हुआ, वो ये दो चीजें हैं। कौन कौन सी? पीनल अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल। ये नई चीजें सीखोगे, तुम्हें ये बनाने को नहीं आएगा, तुम्हें स्पेशली ये आएगा। समझ गए? अरे दीदी वो अलग चीज है, हे भगवान ये वही ट्रेंड लेकर आ रही है, बताऊंगा उसके, इसका अंदर ही है वो। ये मानो कैपिटल का मतलब करंट आ गया, ये मानो आप। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे पिनल एप्रोप्रिएशन की, और इसकी बात करने वाले हैं इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग मैटर वी विल ऑलवेज फॉलो। एक बात ध्यान रखना कि हमारा लेक्चर अपने मतलब स्कूल में ट्यूशन वाले भैया को बोल दो कि हमारा लेक्चर कम से कम 1.5 घंटे के आसपास लेके चलो आप। समझ गए? 6:30 तक मैं लेक्चर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो 6:30 तक करो, 6:30 तक लेंगे। उससे पहले ऑफ मिल जाए बात अलग है। घर वालों को बता दो 5 से 6 नहीं है, 5 से 6:30, ठीक है। 1.5 घंटा लेके चलना। क्लियर है? बाय बाय।